Hello, learners. Welcome to my channel all about education. And today we are going to take the topic teaching model. What does the term model mean? मॉडल यानी कि प्रतिमान प्रतिमान का क्या अर्थ है? इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन आवर डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़. तो मॉडल आपने बहुत सारे अलग अलग परिप्रेक्ष्य में सुने होंगे. और अगर हम बात करें कि एक टीचर के लिए क्या मॉडल हो सकता है या बच्चे के लिए क्या मॉडल हो सकता है, अ टीचर, अ लीडर या एक हीरो एक्टर, दे में वर्क एज अ मॉडल फॉर अ चाइल्ड. तो बच्चे के लिए तो कुछ भी मॉडल हो सकता है. गत्ते का भी मॉडल हो सकता है, कोई सीन चल रहा है वो भी मॉडल हो सकता है, कोई टीचर उसके लिए मॉडल हो सकता है. So we can say the term model is used by artists, architects or engineers in their professional activities. But earlier the model of dams, projects, मतलब एक जो प्रतिमान हम लोग बनाते हैं किसी कंपनी का, किसी फैक्ट्री का प्रतिमान बना दिया, तो मॉडल इन सब चीज़ों को कहा जाता था. लेकिन डेफिनेशंस की बात करें तो पॉल ने कहा था कि मॉडल्स आर प्रिस्क्रिप्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज डिजाइंड टू अकम्प्लिश पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल गोल्स. यानी कि अगर हमारे को अनुदेशनात्मक एम है, ध्येय है, गोल है, तो ये मॉडल्स जो होते हैं, ये प्रतिमान जो होते हैं, ये एक तरह की शैक्षणिक रणनीति होती है जिससे हम उन अनुदेशनात्मक ध्येय को या उद्देश्यों को पा सकते हैं. सो लर्नर्स, जो हमारे मॉडल्स होते हैं टीचिंग में, उनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं. ये हमें एक तरह का पैटर्न देते हैं पढ़ाने का, किस प्रकार से हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है. एक तरह से सिस्टमैटिक प्रोसेस को जन्म देता है. एक तर्कबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से हम शिक्षण का कार्य कर सकते हैं, कार्य को आसान बनाते हैं, कार्य को प्रभावशाली, इफेक्टिव बनाते हैं. तो इन सब वजहों से टीचिंग मॉडल्स होते हैं. और बहुत सारे टीचिंग मॉडल्स होते हैं लर्नर्स, जिनके बारे में मैं अपने वीडियोस में आपको बताती रहूँगी. लेकिन एक बार मैं नाम ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि जो अलग अलग मॉडल्स होते हैं वो है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ इज़ाबेल, शूमन्स इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, मास्टरी लर्निंग मॉडल ऑफ ब्लूम, ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, जो हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल. इसके अतिरिक्त जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट मॉडल होता है, सोशल इंक्वायरी मॉडल होता है जो कॉक्स और बायरन ने दिया था, लेबोरेटरी मेथड मॉडल होता है, सिनेटिक्स मॉडल होता है जो गॉर्डन ने दिया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग टीचिंग मॉडल होता है जो BF स्किनर ने दिया था. लेकिन यहाँ पर हम लर्नर्स हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो ब्रूनर ने दिया था. और कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो इसमें जो प्रत्यय होते हैं, जो संप्रत्यय होते हैं, उसको हम लोग स्पष्ट करते हैं. तो आइए जानते हैं कि ये टीचिंग मॉडल जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है ये क्या कहता है. संप्रत्यय, उपलब्धि, प्रतिमान. सबसे पहले तो लर्नर्स इट वाज डेवलप्ड बाय JS ब्रूनर. और ये क्या बताता है? ये वातावरण में उपस्थित वस्तुओं की समानताओं व असमानताओं, यानी कि जो डिफरेंसेस हैं या डिसिमिलैरिटीज हैं और जो सिमिलैरिटीज हैं उनके बारे में बताता है और उनके बीच के रिलेशंस के बारे में एक्सप्लेन करता है, उसकी व्याख्या करता है. इसका जो मुख्य रूप से आगमनात्मक तर्क के विकास के लिए किया जाता है. आगमनात्मक का मतलब होता है इंडक्टिव. यू हैव टू रीच अ कंक्लूजन. हम जनरलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं, हम सामान्यकरण की ओर बनते हैं, या हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, या हम एक संप्रत्यय डेवलप करते हैं. तो यहाँ पर एक परिभाषा भी दी गई जो डॉक्टर आनंद ने दी है कि मानव जिस वातावरण में रहता है उसमें इतनी विविधताएं हैं, इतनी जटिलताएं हैं कि उसको मनुष्य जो है वर्गीकृत नहीं कर पाता है. द ह्यूमन इज नॉट एबल टू classified because there are so many differences, there are so many complexities, there are so many diversities. इसलिए हर वस्तु को समझने के लिए हमको उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा. अगर हमारे वातावरण में लिविंग और नॉन लिविंग है
तो हम सब चीज़ों को एक साथ, वस्तुओं का न लेके पहले हम जीवित और अजैविक में उसको वर्गीकृत करते हैं, एंड देन लेटर ऑन फिर जो जीवित होते हैं, जो जैविक होते हैं, उनको हम अलग अलग करते हैं। प्लांट्स अलग हैं, एनिमल्स अलग हैं, फिर यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय, उनमें करते हैं। इससे समझना, कॉन्सेप्ट को समझना आसान हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि उद्देश्यों की, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आगमनात्मक यानी कि इंडक्टिव अप्रोच लिए हुए हैं, हम एक संप्रत्यय की ओर बढ़ते हैं, हम एक सामान्यीकरण की ओर बढ़ते हैं, हम एक जनरलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो दूसरा अगर हम इसमें बात करें कि उन्होंने, ब्रूनर ने क्या कहा और उनके साथियों ने कहा कि अगर हम बात करें कि इसके उद्देश्यों की, जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इस प्रतिमान का उद्देश्य क्या होता है, वो 4 होते हैं बेसिकली। जो सबसे पहले उन्होंने बताया कि विभेदन कौशल विकसित करना, टू डेवलप डिफरेंशिएटिंग एबिलिटी, हमें अंतर स्पष्ट करना आना चाहिए, और अंतर के साथ साथ जो उनके बीच में जो संबंध है वो भी हमें समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, संप्रत्यय का विकास करना, टू डेवलप द कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। और उसके बाद विशिष्ट संप्रत्यय, संप्रत्यय बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे कि लिविंग थिंग्स यानी कि जैविक, लेकिन उसमें भी अलग अलग विशिष्ट चीजें होती हैं। प्लांट्स अलग हैं, एनिमल्स अलग हैं, फिर पादप में भी अलग अलग चीजें हैं। बहुकोशिकीय क्या होते हैं, जमीन में जमीनी कौन से होते हैं, मरुस्थलीय कौन से होते हैं, पानी में एक्वेटिक कौन से होते हैं। तो विशिष्ट संप्रत्यय को विकसित करना, स्पेसिफिक कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट, और चिंतन और तर्क को डेवलप करना। तो ये 4 मुख्य उद्देश्य ब्रूनर ने बताए जो इस कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल यानी कि संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के होते हैं। अब हम बात करते हैं संरचना क्या है, इसको कैसे कैसे बनाया जाता है। तो इसके 4 स्तर, देयर आर 4 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट। सबसे पहले हम उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, और उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए हम डेटा प्रस्तुत करते हैं, आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रस्तुत करते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्तर या स्टेज होता है वो है युक्ति विश्लेषण, यानी कि वी एनालाइज द स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजिकल एनालिसिस इसमें होती है। और उसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है, दैट इज द प्रेजेंटेशन, हाउ यू प्रेजेंट दैट कंटेंट, दैट कॉन्सेप्ट बिफोर द स्टूडेंट्स। आप कैसे उसको प्रस्तुत करते हैं, और उसको प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न प्रकार से हम कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं। बच्चों के आयु के आधार पर, एज के आधार पर, उनके एक्सपीरियंसेस के आधार पर, उनके बैकग्राउंड के आधार पर हम प्रस्तुत कर सकते हैं। और जो टीचर इस तरह से उस चीज़ को प्रस्तुत करता है कि छात्र उसको विश्लेषित कर पाता है, विभेदीकरण कर पाता है, डिफरेंशिएट कर पाता है, और उस हिसाब से अपना विश्लेषण प्रस्तुत कर सकता है। एंड द लास्ट स्टेज इज प्रैक्टिस स्टेज। वॉट एवर हैज बिन टॉट, वॉट एवर हैज बिन प्रेजेंटेड शुड बी प्रैक्टिस्ड। उसका अभ्यास बहुत जरूरी है, जिससे कि अभ्यास के बाद हम मूल्यांकन कर पाए कि हमें वो संप्रत्यय, वो कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया। और अब हम आते हैं कि सामाजिक प्रणाली, इसका सोशल स्ट्रक्चर क्या है। जब हम शिक्षण करते हैं तो इस तरह से व्यवस्थित की जाती हैं, इसी तरह से सारी क्रियाओं को, सारी एक्टिविटी को नियंत्रित किया जाता है, जहाँ पर ऐसा नहीं कि विचार प्रस्तुत ना किए जा सके। द स्टूडेंट, द लर्नर should have certain freedom so that he or she can express his thoughts, her thoughts। वो अपनी बातों को आपके समक्ष स्वतंत्रता पूर्वक रख सके। तो ये तो हो गई सामाजिक प्रणाली की बात। क्यों करते हैं हम सामाजिक प्रणाली की? क्योंकि बच्चों को, आफ्टर ऑल यू हैव टू मेक द चाइल्ड a proper citizen, a proper personality, a suitable person with a suitable personality. The child has to live in the society. तो उसकी सोशलाइजिंग पावर को, समाजीकरण को बढ़ाने के लिए। अब आते हैं मूल्यांकन प्रणाली, इवैल्यूएशन सिस्टम में। जब हम बच्चों के सामने आंकड़े या उसका नेचर प्रस्तुत करते हैं तो उस तरह से प्रस्तुत करते हैं दैट द चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड द कंटेंट। उसको समझ में आनी चाहिए जो भी विषय वस्तु उसके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, और फिर उसको उस आधार पर अपने कॉन्सेप्ट को पहचानना आना चाहिए।
कोई भी अध्याय संप्रत्यय पर आधारित होता है जिसका विश्लेषण होना चाहिए। Whenever you take any chapter, there are various concepts involved in a chapter. बहुत सारे, आप प्रकाश यानी कि लाइट ले रहे हैं तो उसमें बहुत सारे परावर्तन होता है, लेंस होता है, शीशा होता है, कांच होता है, बहुत सारे अलग अलग संप्रत्यय होते हैं, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। तो एक पर्टिकुलर पार्ट में, लेसन में बहुत सारे संप्रत्यय होते हैं। सो स्टूडेंट मस्ट लर्न टू अंडरस्टैंड the data and content by recognizing and assessing them. Then how we can use this in classroom? कक्षा में प्रयोग। जो ये मॉडल है, जो प्रतिमान है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो ग्रामर और मैथ्स में बहुत होता है, क्योंकि जैसे ट्रांसलेशन में हम लोग विभिन्न नियमों से करते हैं, रूल से करते हैं, तो वी रीच दोज रूल्स, हम उन नियमों की ओर बढ़ते हैं, उस कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह से गणित में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, बट ऐसा नहीं है कि अन्य विषयों में नहीं होता, होता है, और उनमें भी अगर ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, when you have to reach that generalization, आपको सामान्यीकरण की ओर बढ़ना है, तब भी हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। और मैं जल्द ही इस पे आधारित आपको लेसन प्लान पोस्ट करूंगी और आपकी समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के आधार पर पाठ योजना कैसे बनाई जा सकती है। और एक और चीज़ मैं लर्नर कहना चाहूँगी कि यूजुअली जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल होता है वो लोअर क्लासेस के लिए बहुत अच्छा होता है, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनको संप्रत्यय समझाने में हमको इस तरह से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, इस तरह से हम पढ़ा सकते हैं, इस तरह से बच्चों को समझा सकते हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करें और शेयर करें। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल सून अपलोड दी lesson plan based on concept attainment model. Thank you, learners.